आप देख रहे हैं प्राइम टाइम का नंबर 1 शो, सबसे ज्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम। नए स्टाइल में, नए अंदाज में और नए कलेवर में और नए तेवर में होगा, क्योंकि आज की ये बहस बेहद महत्वपूर्ण है। और मेरे साथ खास मेहमान तो 6 होंगे, लेकिन टक्कर 2-2 के बीच होगी और सियासी मुकाबले के कई राउंड होंगे। जनता जनार्दन के बीच, मेरे युवा मित्रों के बीच होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल डिबेट। मोदी का दम, विपक्ष में क्या है फायर कम। आज इस बड़े सवाल के साथ इस चर्चा में हम जाएंगे। 6 बड़े दिग्गज मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही टक्कर होगी 2 की। यह फॉर्मेट कितना इंटरेस्टिंग है, आप भी देखकर चौंक जाएंगे। जिसका डर था वही बात हो गई। टीएमसी के बाद उद्धव ठाकरे की पार्टी में दूसरी बार टूट हो गई। खबर है कि 9 मई से 6 सांसदों ने शिवसेना में विलय कर लिया है। मां की शपथ लेकर भी कोई शिवसेना जैसे अपने मां से बेईमानी करना चाहते तो हम उनको छोड़ेंगे नहीं। जो चाहे वो कर लीजिए। ये जो देश में लोकतंत्र को खत्म करने के लिए विपक्ष को तोड़ा जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। शिवसेना उबाटा के भी 6 सांसद उन्होंने एनडीए में अपना विलय कर लिया, यानी शिंदे सेना में अपना विलय कर लिया है। और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में कोई चीज फिक्स नहीं होता है। वो तो कभी जीतेगा, कभी हारेगा, कभी यहाँ जाएगा, कभी वहां जाएगा। यहाँ कोई मिलिट्री रूल तो है नहीं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, कोई बच्चे तो है नहीं, अपने विवेक से काम करते हैं। पार्टी में टूट की खबरों से नाराज संजय राउत प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए तो जुबान पर काबू नहीं रख सके और अपशब्दों का इस्तेमाल कर बैठे। तो ऑपरेशन टाइगर अनुसार हमसे पूछे, हम तो इसको ऑपरेशन बिट्रेयल कहेंगे। जनता ने उद्धव जी पे भरोसा कर आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया था। रिजाइन कर दीजिए, फिर से अपनी जनता के बीच में जाइए और शिंदे के पार्टी चिन्ह पे आप लड़कर दिखा दीजिए। तो हमारे मराठी में ऐसा यूज होता है। वो महाराष्ट्र में ये हमारा रेगुलर भाषा है, जिसको जो भाषा समझ में आती है वही भाषा का इस्तेमाल होता है। 15-15 करोड़ रुपया लेकर पार्टी छोड़ते हैं तो उनके बारे में आप क्या बोलें? देश में फासीवाद का एक जो अगुवाई हो रही है कि देश में कोई जनतंत्र, कोई डेमोक्रेसी नहीं रहेगी, एक व्यक्ति का राज चलेगा। इस बीच उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले वहां की पार्टियां भी बहुत बड़े दावे कर रही हैं। रामगोपाल जी ने चिट्ठी केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को दिया। उस चिट्ठी में रामगोपाल जी ने स्पष्ट लिखा है कि फला व्यक्ति हैं, इनसे बात कर लीजिए। ये लोग अब सपा छोड़ करके अब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे। तय है कि बड़ी टूट होने जा रही समाजवादी पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी इसी तरीके से काम करती है और कई दलों को तोड़ चुके हैं। अगर बीजेपी से मुकाबला करना है तो बहादुर लोगों की टीम होनी चाहिए। मुकाबला करने के लिए समाजवादी पार्टी तैयार है। सवाल है, 2/3 बहुमत की तरफ बढ़ रही मोदी सरकार आने वाले संसद सत्र में कुछ बड़ा करने वाली है। आइए परिचय करा देते हैं मेहमानों के साथ आपका, लेकिन तालियां रुकनी नहीं चाहिए। प्रोफेसर अजय उपाध्याय, नेता प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी से प्रदीप भंडारी, नेता प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, दूसरी तरफ से राजकुमार भाटी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, सत्य प्रकाश मिश्रा, जनता दल यूनाइटेड के, प्रियंका कक्कड़, आम आदमी पार्टी की नेत्री, मीडिया कोऑर्डिनेटर, और संजय सरकार, सदस्य ममता सेना के, टीएमसी के। जोरदार तालियों के साथ तमाम मेहमानों का अभिनंदन है। चलिए रैपिड फायर राउंड की शुरुआत करते हैं। मेरे साथ आज 6 दिग्गज मेहमान हैं। मैं रैपिड फायर राउंड की शुरुआत करता हूं भारतीय जनता पार्टी से। टीएमसी नेताओं का बीजेपी से मिलना और फिर टीएमसी से टूटना, यह सिर्फ इत्तेफाक है, हाँ या ना? इत्तेफाक है। इत्तेफाक है, बड़ा खूबसूरत इत्तेफाक है भाई, या फिर बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण इत्तेफाक है। बीजेपी के पास ऐसी कौन सी मणि है कि विपक्ष का हर बागी उनसे जुड़ना चाहता है? राघव चड्ढा से लेकर सोयोनी घोष तक। विकसित भारत 2047। ओके, ठीक है। चलिए अब रुक करता हूं मैं राजकुमार भाटी का। क्या यूपी में इंडिया ब्लॉक का भविष्य सपा के कंधों पर टिका है? निश्चित तौर पर। और क्या आपके लिए एक और सवाल है, क्या कांग्रेस को आप 100 सीटें देंगे लड़ने के लिए इस बारी, हाँ या ना? ये तो नेता बता पाएंगे। कितनी? हमारे 50 से ज्यादा सम्मानजनक सीटें देंगे। सम्मानजनक कितनी है आपकी नजर में?
जितनी जीत सकें ये। जितनी जीत सके, यानी 25-30 की बात कर रहे हैं आप। यूपी में कांग्रेस कितनी सीटें डिजर्व करती है? 80 से कम या उससे ज्यादा? 80 से कम या उससे ज्यादा? कम। बता दीजिए। कम। 80 से कम? 80 से कम डिजर्व करती है। अब देखना होगा। अगला सवाल कांग्रेस पार्टी से, इंडिया ब्लॉक में अब असली बॉस कौन है? राहुल गांधी, ममता बनर्जी या अखिलेश यादव? अभी इंडिया ब्लॉक में खड़गे साहब हमारे सीनियर नेता हैं और उनको सभी लोग सम्मान करते हैं। राहुल जी भी साथ में हैं। क्या अगला सवाल, क्या ममता बनर्जी और कांग्रेस के बीच में मर्जर होने वाला है, हाँ या ना? ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ आपके सूत्रों का ख्याल। ओके, सूत्रों का दावा है। चलिए अगला सवाल प्रियंका कक्कर से, रैपिड फायर राउंड के अंदर विपक्षी गठबंधन को केजरीवाल बेहतर लीड कर सकते हैं या राहुल गांधी? हम किसी भी गठबंधन में नहीं है। सत्यप्रकाश मिश्रा, सवाल आपसे है, अब बिहार के हेल्थ मिनिस्टर को लेकर जो अटकलबाजी हो रही है वो सही है या गलत है? गलत है। क्या टीएमसी की टूट के पीछे भारतीय जनता पार्टी का हाथ है? बिल्कुल नहीं। आपसे बोनस सवाल एक और, हिंदू ग्रोथ रेट का असल में कांग्रेस ग्रोथ रेट कहा जाना चाहिए जैसा पीएम ने बोला? देखिए, हिंदू ग्रोथ रेट इस देश को एक बोझ की तरह बताया गया, कांग्रेस ने बताया, तो कांग्रेस ग्रोथ रेट इसलिए कहेंगे कि 3 से 4%। संजय सरकार साहब, ममता जी परिवार मोह के कारण टीएमसी में बगावत हुई, हाँ या ना? परिवार मोह के कारण नहीं। अभिषेक बनर्जी बेहतर है या ममता बनर्जी? देखिए, सीनियर लीडर के हिसाब से क्रांतिकारी से ममता बनर्जी बेटर है। ओके। अगला सवाल, आप कांग्रेस में मर्ज होना चाहते हैं, हाँ या ना? टीएमसी, ये आप लोग को खबर है, मेरे पास कुछ खबर नहीं है। आपके पास कोई खबर नहीं है, दोनों के पास कोई खबर नहीं है, दोनों के पास ही खबर है। असल में बात यह है, अब 2-2 की टक्कर कराएंगे और इसमें एक पक्ष से और एक विपक्ष से मेहमान उधर जाएगा और विषयों पर अपनी बात रखेगा। मैं पहले बुलाता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रदीप भंडारी और कांग्रेस के अजय उपाध्याय जी को। प्रोफेसर उपाध्याय और प्रदीप भंडारी मंच पे आइए प्लीज। चलिए शुरुआत करते हैं इस राउंड की, राउंड नंबर 1। भंडारी जी तैयार हैं आप? उपाध्याय जी आप भी तैयार हैं? तो उपाध्याय जी शुरुआत आपसे करते हैं, 50 सेकंड का मौका आपको देता हूं। राहुल गांधी जी में फायर कम है, ये कई नेता बोल रहे हैं, लेकिन लेटेस्ट एंट्री सुष्मिता देव जी की है, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, सुष्मिता जी हमारे साथ भी रही हैं, टीएमसी में सांसद रहीं, अब हो सकता है उनको भाजपा का प्रेम ज़्यादा प्यार दिखा रही हैं, इसलिए उनको जो है फ्लावर और फायर में अंतर ही नहीं समझ में आ रहा है। अब पुष्पा नाम किसका है तो मैं नहीं पता, पर यह सच है कि इस देश के विपक्ष में आज जो परिस्थितियां देश में भाजपा ने पैदा की और मोदी जी ने पैदा की है 12 सालों में, तो जनता में भी फायर है, जनता परेशान है और जनता देख रही है कि कैसे हमें ये इस देश की बेरोजगारी महंगाई से लड़ना है, जूझना है, कैसे नौजवान जो 50 लाख से ज़्यादा सीबीएसई और नीट के जो परीक्षार्थी हैं वो परेशान है और वो भी देख रहे हैं कि ये सरकार किस तरह से मजबूर कर दी है, उनको खुद से अपने आप तैयार होना पड़ रहा है ताकि उनका भविष्य कैसे संवरे। अब आपसे के पास आता हूं, राहुल गांधी ने बोला मोदी ने मरवा दिया। देखिए अमीश जी, राहुल गांधी वो फुस्सी बम है जिसको जितनी बार भी आप फुलझड़ी लगाओ बम फुसी होगा। ये कांग्रेस पार्टी नहीं समझ पा रही, पर सब समझ रहे हैं। याद करिए, आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी के साथ अलायंस के अरविंद केजरीवाल ऐसे आए, ये देखिए सोनिया जी के सामने नतमस्तक हुए, नतीजा क्या निकला? आम आदमी पार्टी का दिल्ली से बंटाधार हो गया। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी के साथ अलायंस किया, 2 लड़के वाली फोटो याद करिए क्या हुआ? समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश से बंटाधार हो गया। तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी आपस में लड़े, क्या हालत हो गई? बंगाल के अंदर तृणमूल कांग्रेस का बंटाधार हो गया। तो कांग्रेस के नेता सबसे ज्यादा खुश हो रहे हैं। मुझे लोग बताते हैं कि कांग्रेस के नेता सबसे ज्यादा खुश हो रहे हैं। तो आज विपक्ष को सबसे बड़ा अगर खतरा है तो कांग्रेस से ही है, क्योंकि कांग्रेस हर पार्टी को निकालना चाहती है। कांग्रेस के नेता क्यों खुश हो रहे हैं आज सबसे ज्यादा? क्योंकि ममता बनर्जी ने विपक्ष की स्पेस अगर खत्म करेगी तो कांग्रेस पार्टी आएगी। क्या आपको लगता है कि 29 में राहुल गांधी की लीडरशिप समूचे ऑपोजिशन को स्वीकार करनी पड़ेगी? क्या समाजवादी पार्टी और क्या टीएमसी और क्या आम आदमी पार्टी? क्योंकि जो ममता बनर्जी का इस समय हाल हो रहा है वो हम सब देख रहे हैं। क्या राहुल गांधी की लीडरशिप स्वीकार करनी पड़ेगी? वो वक्त आ गया है ऑपोजिशन को। देखिए, अब समय आ गया है, जिस तरह भाई साहब ने कही है, सच बात है कि इस देश में कौन 56 इंच वाला है और कौन 26 इंच वाला है वो तो दिख गया। विदेश के मुद्दे पर या देश की रक्षा की बात आएगी, देश की इकोनॉमी की बात आएगी, देश के युवाओं के भविष्य की सुरक्षा की बात आएगी, तो मोदी जी जो 56 इंच वाले थे अब वो 26 भी दिखाने की स्थिति में नहीं है। तो कौन बम है और कौन छुरछुरी बन है वो तो इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि कितना छुरछुर कर रहे हैं, लेकिन चुप्पी है, कहीं आवाज नहीं निकलती जब विदेश पर जब बात आती है देश के सुरक्षा और देश के सम्मान पे। जहां तक आपने बात रखी है क्षेत्रीय दलों की, हम मानते हैं कि यह देश विविधताओं में एकता का देश है। सभी धर्म, सभी समुदाय, सभी जाति
और राजनीति में देश आगे हो, इसके लिए यदि क्षेत्रीय एस्पिरेशन की बात आती है तो उनको भी आगे रहना चाहिए। 1 मिनट हो गया, लेकिन मैं अगला सवाल भी आपसे पूछ रहा हूं। लेकिन अशोक गहलोत और नाना पटोले जो कह रहे हैं कि आप कांग्रेस में सबको विलय करना ही पड़ेगा, उसका मतलब क्या है? अलग अलग राय है। अब संजय राउत ने कुछ बात कह दी तो संजय राउत का अपना व्यक्तिगत राय है, लेकिन कांग्रेस पार्टी मानती है नहीं। कांग्रेस पार्टी अशोक गहलोत तो आप ही के हैं, नाना पटोले तो कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट मानना है कि हम डायनासोर नहीं है, जिस तरह भाजपा अपने लोगों को खा रही है। आप लोग डायनासोर हैं, इसका जवाब दे दीजिए। अमीश भाई, मित्रों, इनके डायनासोर का संदर्भ है जो इनके साथ गया उसको खा गए। सबसे ज्यादा आप ही बोले। ओके, डायनासोर है अमीश भाई, जो डायनासोर कभी वापस नहीं आया। अमीश भाई, ये गीदड़ है और ये गीदड़ वाली बात करेंगे, सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा हूं। डीएमके ने क्या बोला? पीठ में छुरा घोंपने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। अखिलेश यादव ने क्या बोला? कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। कांग्रेस ने रिटर्न में क्या बोला? ये अखिलेश कौन है? राहुल गांधी में पुरानी बात होगी, राहुल गांधी अभी नहीं, अलायंस भी हो गया। तो उसके बाद अलायंस कहाँ हुआ? बाइपोल के अंदर लोकसभा में हुआ ना, जिसमें आप लोग निपटे, जिसमें बीजेपी निपटी। उसके बाद बाइपोल हुआ। बाइपोल के अंदर वापस से समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी को दरवाजा दिखा दिया। हम तो चाहते हैं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अलायंस करे। जितना ज्यादा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अलायंस करेगी उतना ज्यादा भारतीय जनता पार्टी का वोट बढ़ेगा। राहुल गांधी के बारे में आपको क्या कहना है? राहुल के बारे में क्या आपको लगता है राहुल गांधी इज कॉम्पिटेंट एनफ टू टेक ऑन नरेंद्र मोदी? मुझे लगता है कि भाजपा के लिए सबसे बड़ा एसेट राहुल गांधी है। भाजपा के लिए सबसे बड़ा एसेट राहुल गांधी है। ओके, ऐसा आपको लगता है? ओके। एक छोटा सा पॉइंट जो कि यहाँ पे आया, क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी सर्वमान्य नेता है कांग्रेस पार्टी के, कोई बात नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आप कांग्रेस पार्टी मुद्दों को उस तरह से नहीं उठा पाती है, इसलिए फायर कम दिखाई देती है? देखिए, राहुल गांधी नेता नहीं, राहुल गांधी ये नहीं, राहुल गांधी वो नहीं, दिन भर तो आप जाप राहुल गांधी का करते हैं। जब राहुल गांधी कुछ है ही नहीं तो इतनी जाप क्यों करते हैं आप लोग? अरे भाई छोड़ दीजिए जाप। और अरविंद केजरीवाल जी जब जेल में रहे तो राहुल जी याद आते हैं, राहुल गांधी जेल से बाहर होते हैं तो मोदी जी याद आते हैं। हाथ जोड़ के स्वीकार लिया। नहीं, मैं तो कह रहा हूं जब कुछ नहीं है तो आप लोग सबसे बड़ा एसेट राहुल गांधी। मैं तो कह रहा हूं कि राहुल जी का दिन भर जाप आप लोग करते हैं, उतना तो मोदी जी का जाप करते तो आपको परलोक आपका ठीक हो जाता। अरे क्यों मुझे परलोक बिठा रहे हैं भाई? महामानो है, मुझे क्यों महामानो है भाई? अब मैं सत्यप्रकाश मिश्रा और राजकुमार भाटी से निवेदन करता हूं कि वो जाए। हुआ सर, आगे फिर आपको मौका मिलेगा। ऊपर चलिए इस राउंड की शुरुआत कर लेते हैं और शुरुआत करते हैं इस बारी पक्ष से, सरकार से शुरुआत करते हैं। क्या लगता है आपको सत्यप्रकाश मिश्रा, जो कुछ हो रहा है उसमें बार बार कहा जा रहा है कि बीजेपी और एनडीए सिर्फ सत्ता के खेल के लिए सब कुछ कर रही है, चाहे ममता बनर्जी की पार्टी को तोड़ना हो, चाहे बाकी कुछ करना हो? सत्ता का खेल हमने कभी खेला नहीं। एनडीए जब बना था तो कई पार्टियों के क्षेत्रीय दलों को मिलाकर के बना और एक राष्ट्रीय नीति बनी। उसमें जो दल शामिल हुए, लगातार पहले वाजपेयी जी सरकार उन्होंने बनाई और मोदी जी ने मई 2014 में पहली बार शपथ ली। तब से लेकर अब तक सिर्फ देश के लिए काम करते रहे। अगर राज्यों में कहीं चुनाव हुआ और वहां राज्य में ममता बनर्जी हारी हैं, उनके प्रति उन्हीं के पार्टी के लोगों ने अविश्वास जताया है, तो इसमें उनका अविश्वास हमारा कैसे कारण बन सकता है कि हमने उनको परेशान किया है? सवाल एक है कि आप बार बार एक सत्ता पर आरोप लगाएंगे एनडीए पर कि आप सिर्फ सत्ता के लिए कर रहे हैं। तो जब नरेंद्र मोदी पहली बार सत्ता में आए तो उन्होंने देश में लाल किले के प्राचीर से क्या कहा? न खाऊंगा न खाने दूंगा। उन्होंने एक बात और कहा कि एक कल्चर है यहां पे, इसमें मेरा क्या, तो मेरा कुछ नहीं तो मुझे क्या। इस कल्चर को भी खत्म किया। जिस देश में 50 करोड़ लोगों के पास, आप समझिए 70 साल में बैंक का खाता नहीं था, वो बैंक के दरवाजे तक दस्तक नहीं देने जाते थे, उस देश की गरीबी की हालात क्या थी? आज अगर 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है तो कांग्रेस से यह सवाल पूछना पड़ेगा कि 70 सालों में तुमने देश की ऐसी हालत की कि हमारे देश में 80 करोड़ लोगों को आज राशन देना पड़ा। राजकुमार भाटी, क्या आपको लगता है विपक्ष की बेली में फायर कम है, यानी पेट में आग कम है सत्ता में आने के लिए? इस पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग रहा है कि आप लोग कॉकरोच जनता पार्टी के सहारे हो जाते हो। वो एक सोशल मीडिया पे एक नैरेटिव बनता है, बोलता है कॉकरोच आ रहा है। अब सोचिए, मतलब देश का ऑपोजिशन में अखिलेश यादव जैसे सरीके के नेता हैं, ममता बनर्जी जैसी नेत्री हैं, राहुल गांधी जैसे नेता है, अरविंद केजरीवाल साहब जैसे नेता है, उद्धव ठाकरे जैसे नेता है। मतलब उस पूरे विपक्ष को कॉकरोच जनता पार्टी का सहारा चाहिए? मतलब कैसे? और आप जान रहे हैं वहां पे क्या हाल हुआ है। अब वहां का फैक्ट ये है कि वो जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे थे, कह रहे अंदर नहीं करने दे रहे हमें प्रदर्शन। कॉकरोचों को भी इस देश में सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार है, उनकी इतनी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए।
विपक्ष में एक से एक शानदार नेता है, एक से एक दार्शनिक नेता है, पर कॉकरोच वोट नहीं डाल सकते ना एक सर। से एक मेहनती नेता है और विपक्ष के पास पूरा विजन है देश को आगे ले जाने का। अभी मिश्रा जी ने बताया कि मोदी जी ने लाल किले से ये कहा था, केवल एक ही वाक्य बताया। ये भूल गए होंगे, ऑडियंस को याद होगा, जिनको याद नहीं है मैं याद दिला दूं। मोदी जी ने लाल किले से कहा था कि जो स्विस बैंकों में काला धन है उसे वापस लेके आऊँगा, 15-15 लाख सबके खाते में आएंगे। मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ रोजगार हर साल दूंगा। मोदी जी ने कहा था 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी कर दूंगा। किसानों की आमदनी घट गई है। मोदी जी ने कहा था 2022 तक बुलेट ट्रेन चला दूंगा। आज 2026 है, कहीं लाइन बिछनी भी शुरू नहीं हुई है। मोदी जी ने कहा था कि अपराधियों को राजनीति से बाहर कर दूंगा। मोदी जी ने कहा था पेट्रोल और डीजल 35 रुपये पर ले आऊंगा। मोदी जी ने कहा था रुपए की कीमत डॉलर के बराबर हो जाएगी। रुपए की कीमत लगातार गिरती जा रही है जी। देश के ऊपर विदेशी कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है। शीर्ष बैंकों में कालाधन लगातार बढ़ता जा रहा है। अपराधियों की संख्या संसद में और विधानसभाओं में लगातार बढ़ती जा रही है। बीजेपी ने रेप और हत्या के आरोपियों तक को मंत्री बना रखा है। सर, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई कि प्रधानमंत्री मोदी ने 12 साल सबसे लंबे तक प्रधानमंत्री के तौर पर सर्व किया। सर, एक ऐसा मुद्दा जिस पर आप कड़ी निंदा भी करते हैं, आपके मैनिफेस्टो में भी रहा है, वो है जनगणना का। मतलब जनगणना का मैं कहूँगा जनसंख्या नियंत्रण कानून, सॉरी जनसंख्या नियंत्रण कानून। क्या सर उस मुद्दे पर आपका ध्यान क्यों नहीं जाता? क्या आपसे उस पर राजनीतिक कोई फायदा नहीं हो रहा इसीलिए नहीं जाता है? और दूसरा सवाल मेरा ये है सर, जब क्षेत्रीय पार्टी कहीं टूटती हैं या क्षेत्रीय पार्टी के टूटने का कुछ प्लान करना होता है, तो सर बीजेपी का कौन सा ऐसा वॉशिंग मशीन है जो जाग जाता है, जो सफाई करने लगते हैं? आप कौन सा डिटर्जेंट यूज़ करते हैं? आप टाइड यूज़ करते हैं, आप सर्फ एक्सेल यूज़ करते हैं, या विपक्ष का आरोप रहता है कि आप CBI और ED यूज़ करते हैं? ओके, अच्छा सवाल है भाई, अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है। ओके, बताइए ये मतलब ये सवाल कवियों के मन में, ये कौन सा वॉशिंग पाउडर है, उसे घर में भी मंगवाया जाए, कपड़े वपड़े भी साफ हो जाए? देखिए, जनसंख्या पर एक स्पष्ट मत है कि इस देश में कई राज्यों ने कहा कि कानून बनाना चाहिए। हमारी पार्टी ने कहा नहीं, महिला शिक्षा को ज्यादा बढ़ाइए तो जनसंख्या दर कम होगी, और बिहार ने इसको करके दिखाया। अब आप आइए कि कोई पार्टी टूटती है, कोई पार्टी अगर टूट जाए कहीं से और वो कहे कि हम ऐसे ही टूट रही है पार्टियां, अब क्या करें? टूट रही पार्टियां। मैं बताऊं कितनी पार्टियां टूटी जैसे पुल टूट रहे थे इनके बिहार में, ऐसे ही पार्टी टूट रही है। पार्टी नहीं, हम उसको बना देते हैं। इनकी पार्टियां टूटी, शरद पवार वहीं बैठे हैं, मौजूद हैं। ममता बनर्जी कांग्रेस से ही टूट कर है, और अभी तो खुद टूट गए, DMK से चले गए थलपति के साथ। पता नहीं राहुल गांधी में कितनी फायर लग गई थी वहां पर। सवाल है, देखिए, कोई पार्टी टूटकर किसी से जुड़ता है, अगर उसका कोई काला कच्चा चिट्ठा है, कोई जांच चल रही है, क्या NDA की सरकार ने उस जांच को कभी प्रभावित किया? कभी बंद नहीं किया। किसी के खिलाफ जो भी जांच चल रही थी वो कोर्ट में मामला था, कोर्ट तय करेगी कि क्या होगा। आपको लगता है पार्टियां जो टूट कोई वॉशिंग मशीन नहीं है, वो ऐसे ही टूट रही है? नहीं, वो सबकी अंदर की अंतरात्मा की आवाज जाग रही है। नहीं, वो मैं तो बार बार कह रहा हूं कि नॉन बायोलॉजिकल मोदी जी से प्रभावित होकर, ताकि उन लोगों का ये जन्म नहीं अगला जन्म भी अच्छा हो जाए। मोदी जी के प्रति इतना प्रेम आ गया है अचानक। देश के नौजवानों में तो प्रेम नहीं है, देश के बेरोजगारों में तो प्रेम नहीं है, महंगाई बढ़ गई, मध्यम वर्ग परेशान है। पार्टियां तोड़ना, अरे ED CBI 2 दिन के लिए दे दो ना, देख लो कि मोदी जी और अमित शाह के अलावा सारे लोग हमारे पार्टी में आ जाएंगे। अच्छा, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, जब जितनी केंद्रीय पार्टियां मजबूत होती हैं उतनी तानाशाही बढ़ती है, और जितनी क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत होती हैं उतना लोकतंत्र बढ़ता है, उतनी लोकतंत्र की भावना बढ़ती है। अगला राउंड बीजेपी और TMC का है, फिर आम आदमी पार्टी और बीजेपी का, कांग्रेस और आपका राउंड आएगा। ओके, मैं रुक करता हूं अगले राउंड। चलिए अगले राउंड की शुरुआत करते हैं। संजय सरकार और साथ ही हैं प्रदीप भंडारी भारतीय जनता पार्टी के। चलिए, आप जनता को मजा आ रहा है इस राउंड के अंदर भी? जोरदार तालियां हमारे तमाम मेहमानों के लिए। अगला राउंड आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का राउंड आने वाला है, बड़ा फायरी राउंड होगा। लेकिन प्रदीप भंडारी और संजय सरकार साहब, मैं क्या बोलूं, आप जो इतना मुस्कुरा रहे हो, कितना बड़ा गम है जो छुपा रहे हो? देखिए, ममता बनर्जी खुद ही एक सिंबल है, खुद ही एक पार्टी है, खुद एक नेत्री है, सबसे बड़े बात है। और कौन गया, कौन आया, कौन जा रहा है, कौन नहीं जा रहा है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जो जा रहा है अपना, सुनिए, आप मेरे बात करने दीजिए। अगर इतना दम है, अपना बल पे वो चुनाव लड़के दिखा दे, हम आपको तो जमानत जब्त हो जाएगा। आप लिख के रख दीजिए, हिम्मत नहीं है। जब यहाँ मलाई थे तब मलाई लेने के लिए सब आ गया है, जब मलाई खत्म हो गया है
तब मलाई लेने के उधर चला गया। आपने बोला जब तक मलाई था, ऐसी कौन सी मलाई आप दे रहे थे, ये भी तो बताइए। ये कौन सी मलाई थी जो आप बांट रहे थे? आपकी सरकार यानी टीएमसी की सरकार, आपने बोला जब तक मलाई था, तो कौन सी मलाई दे रहे थे और किस किस को कितनी मलाई दी, ये बता दीजिए ना। इन पे कार्रवाई हो जाएगी इन सब पे। सत्ता का एक मलाई होता है। अच्छा, कौन सा मलाई बताइए तो। सत्ता का मलाई हर पार्टी में रहता है। सत्ता का मलाई तो बताइए। देखिए सत्ता का मलाई अगर बोलेंगे ना तो मैं आपको एक वीडियो अगर शो कर देंगे। अभी जुम्मा 7 दिन भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आया, उसी में मलाई का काम ही चालू हो गया। अरे मलाई कौन सी थी? आप बार बार बोल रहे हो मलाई मलाई मलाई, सबके मुंह में पानी आ रहा है। मलाई कौन सी है? सुन लीजिए, मलाई का कहानी भी सुन लीजिए और मलाई भी देख लीजिए, दोनों। दादा मलाई कौन सी है, जरा मलाई का तो बताइए। ये मलाई खिलाई किसने? ममता दीदी बहुत जुझारू लीडर थी, लेकिन जो संदेश खाली में हुआ एक महिला के राज में, और शाहजहां शेख उंगली दिखा रहा था, हमने देखा है उस बच्ची के साथ जो पीजी पोस्ट ग्रेजुएट थी, उसके साथ जो बेहुरमती आंख फोड़ दी, टांग फोड़ दी, और उसको 10 लाख रुपए उसकी माँ को देने पहुंच गए। क्या आपको लगता नहीं कि यही भारी पड़ गया संजय भाई? संजय सरकार यही भारी पड़ गया। ओके, और अभिषेक बनर्जी का घमंड ने पार्टी को डुबा दिया। जो जा रहा है वो करा। अभिषेक बनर्जी घमंडी है, इसी वजह से इस तरह के हालात हो रहे हैं। आप बहन जी बहुत अच्छे बात बोला है, लेकिन जो आरोपी था, हम 12 घंटे के अंदर आरोपी को पकड़ लिया है। आज 2 साल हो गया, दूसरे कॉन्विक्टेड सीबीआई कर नहीं पाया, उसको जिम्मेवारी मेरा। सीबीआई किसके हाथ में है? सीबीआई किसके हाथ में है? सीबीआई किसके हाथ में है? आप बताइए। सीबीआई सेंट्रल मतलब नरेंद्र मोदी के अंडर में पड़ता है। सीबीआई सुनता है। संदेश काली का मैटर आप बोल रहे हैं। वो महिला लोग आके बोला हम लोग को 2-2 हजार रुपया देकर शुभेंदु ये बात कराया, जाकर बोलो जब सीबीआई टेस्ट करने के लिए महिला लोग बुलाया, संदेश काली ये झूठ है। संदेश काली की औरतों के साथ रेप हुआ वहां पर। आप ये नहीं बोल सकते 2-2 हजार रुपए लेके बोला है। आपने बोला उन औरतों को 2-2 हजार रुपए लेकर बुलवाया गया, बहुत ही गलत बोला आपने। पॉइंट नंबर एक सेकंड। और मलाई कौन सी थी आपने? ये कौन सी मलाई थी प्रदीप भंडारी? दादा क्या कर रहे हैं आप? दादा 5 मिनट हो गए आपको बोलते बोलते। टेस्ट करने के लिए बुलाया, क्यों नहीं आया महिला? दादा 5 मिनट हो गए हैं, टाइम देखिए 5 मिनट। एक भी महिला नहीं आया, बोला हमको 2-2 हजार। अरे दादा सरकार चली गई, नहीं सरकार चाची उपाय में नहीं हारे, सरकार चाची हारे हैं। हम लोकतंत्र उपाय जनता का वोट से हारे नहीं है, हम लूट तंत्र उपाय से हारे हैं। अमीश जी दादा सरकार गए, आप कुछ नहीं गए, हम जनता के सरकार गए। चलिए ये राउंड है आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का राउंड है। बहुत सारे आरोप हैं, बहुत सारी बातें हैं। क्या आपको लगता है, मैं फिर ऑपोजिशन से शुरू करता हूं, क्यों आपको लगता है कि बीजेपी ईडी सीबीआई का बेजा इस्तेमाल करती है? और क्या आपको लगता है कि बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसका तो काम नहीं है कि ऑपोजिशन को मजबूत रखे? सबसे पहले आपका आज डिबेट का मुद्दा है, आप बोलिए खुद क्या है डिबेट का मुद्दा आज? सामने दिखा हुआ मोदी का दम, विपक्ष में फायर कम। विपक्ष में फायर कम होती तो इनको फायर ब्रिगेड नहीं भेजनी पड़ती, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स वाली अपने अरविंद केजरीवाल के पास झूठे मुकदमों में उनको जेल डाल के उनको ये करना नहीं पड़ता। ये लड़ नहीं सकते शिक्षा के मुद्दे पे, स्वास्थ्य के मुद्दे पे, इसलिए इन्होंने ऐसा किया। इन्होंने अगर आग लग जाए ना आज कहीं भारत में, कहीं 2 घंटा लेट पहुंचेगी फायर ब्रिगेड, ये पर ईडी सीबीआई फटाफट पहुंच जाएगी विपक्ष के पास। फायर कम नहीं है, फायर बहुत ज्यादा है, इनको हैंडल करनी नहीं आती। इट इज सो शेमफुल कि जब हमारे सारे सेना के लोग अटैक कर रहे थे, पाकिस्तान को पिछाड़ दिया, तब ट्रंप ने वहां से सीज फायर डिक्लेयर कर दिया। इट इज सो शेमफुल। मोदी जी के मुंह से एक वर्ड नहीं निकला। झूठ। ओके, मैं आपको मौका दूंगा। फिर झूठ बोल रही है। कोई झूठ नहीं बोला मैंने। ठीक है, अब आपने 1.5 मिनट अपनी बात मेरे को बोलने दीजिए। हाँ ठीक है, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला। इनका रोना पहले शुरू हो गया। हाँ बोलिए बोलिए। इट इज सो शेमफुल कि मोदी जी ने, ट्रंप ने हम पर 50% टैरिफ लगा दिए, और यहाँ पर हमने, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम आपसे $500 बिलियन का सामान खरीदेंगे। दिस इज सो शेमफुल। इट इज सो शेमफुल कि जहां पर इन्होंने कहा कि हर घर नल देंगे, हर घर जल देंगे, वहां पे हर घर मल दिया। इंदौर में लोग मर गए, 1000 से ज्यादा लोग हॉस्पिटलाइज्ड हो गए 2026 की इंडिया में। इट इज सो शेमफुल। रुकिए, इट इज सो शेमफुल कि ये बोलते हैं कि सुसाइड का मजाक उड़ाते हैं मोदी जी। एक कॉन्क्लेव में 2023 में उड़ाया था, आपको याद होगा, उनका कॉन्क्लेव देख लीजिएगा 2023 का। झूठ मत बोलिए। और अभी नीट में बच्चे सुसाइड करते हैं तो एक मुंह से आवाज नहीं निकलती, फेक न्यूज है। बच्चों ने नहीं की सुसाइड,
पंजाब में युवाओं के ऊपर लाठी बरसा रही है आम आदमी पार्टी की पुलिस। ये इट इज सो शेमफुल की बात करते हैं। मारुति का वादा करने वाले जाके पंजाब के अंदर शीश महल बनाते हैं, दिल्ली के अंदर शीश महल बनाते हैं। ये इट इज सो शेमफुल की बात करते हैं। एक अखबार को हिंदुस्तान के इतिहास में इंदिरा गांधी के बाद अगर किसी ने अखबार के ऊपर रेड करी वो पंजाब में आम आदमी पार्टी ने करी। इट इज सो शेमफुल की बात करते हैं, लाठी की बात करते हैं। ये रहे आम आदमी पार्टी की पुलिस पंजाब के अंदर किसानों के ऊपर लाठी चला रही है। ये करती है आम आदमी पार्टी की पुलिस और ये इनकी सच्चाई की बात करती है। ये एक नंबर के झूठे लोग हैं, कांग्रेस के खिलाफ बात करते हैं, कांग्रेस के इलू करते हैं। देश की जनता और दिल्ली की जनता को इन्हें लूटने का प्रयास किया, ये इनकी सच्चाई है। नशा इन्होंने पंजाब में बढ़ाया, भ्रष्टाचार इन्होंने पंजाब के अंदर बनाया, करप्शन इन्होंने सबसे आगे किया और किसानों पे लाठी भी इन्होंने चलाई। ये देशद्रोही लोग हैं पंजाब में। ये आप लोग करा लो, अगर हम चिट्टा है तो ये डोप टेस्ट करा दो। अरविंद केजरीवाल कौन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है एजेंसी के लिए कि नेपाल और बांग्लादेश जैसा हिंदुस्तान में होगा कि नहीं होगा। ये देशद्रोही लोग हैं, आप चेक कर लीजिए। ये नेपाल और बांग्लादेश जैसी हालत चाहते हैं। अरे नहीं है, ठीक है, आपको लगता है तो अरविंद केजरीवाल खड़े होकर सवाल पूछे? आपको लगता है तो अरविंद केजरीवाल ने बोला देश का जेनजी उठे और जागे, क्या कहना चाहते हैं आप? देश का जेनजी जो है वो पहले से उठा हुआ और जागा हुआ है, रही तभी तो केजरीवाल हटाया। और देश के जेनजी को मालूम है कि वोट किसे देना है, तभी इतने सालों से भारतीय जनता पार्टी जीतती चली आ रही है। जिस दिन हमें लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी देश के लिए, आसपास के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए, लोगों के लिए, गांव के लिए काम नहीं कर रही है, हम स्वतः ही उसको वोट देना बंद कर देंगे। हमें राहुल गांधी जी कुछ भी लगते ही नहीं है। अरविंद केजरीवाल का तो नाम ही मत लीजिए, वो तो माइनस में है, 0 भी नंबर नहीं दूंगा उनको। ओके, अरविंद केजरीवाल माइनस में आपको लगता है। चलिए अब अजय उपाध्याय की बारी है कांग्रेस से। चलिए अब अगले राउंड की शुरुआत करते हैं। अगले राउंड में कांग्रेस के प्रोफेसर अजय उपाध्याय हैं और आम आदमी पार्टी की प्रियंका कक्कड़ है। सबसे पहले आपके पास आता हूं मैं प्रोफेसर उपाध्याय, और एक प्रश्न आपसे पूछता हूं मैं। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि आप लोग रीजनल पार्टियों को समाप्त करना चाहते हैं। कांग्रेस की मानसिकता यह है कि रीजनल पार्टी समाप्त हो जाए, क्या कहना चाहते हैं आप? और राहुल गांधी में तो कोई दमखम बचा नहीं है। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। हमारी किस्ती, इस देश की किस्ती वहां डूबी जहां भाषणों में दम था और काम बहुत कम था। सच्चाई यही है। तो अरविंद केजरीवाल जी का व्यक्तिगत हम सब बहुत सम्मान करते हैं, बड़ा सम्मान कह रहे हैं कि मोदी जी ने 73 काम अब आपने कहा न बोलने के लिए बीच में ही आप बोल देते हैं। बोलिए। आपको अरविंद केजरीवाल से भी प्रेम हो गया है क्या? है ऐसा प्रेम मत कीजिए आप। एक आदमी से रखिए, वो ठीक है। मोदी जी का प्रेम अच्छा लगता है आपको। हमें सबसे प्रेम है, लेकिन सबसे ज्यादा मां भारती से प्रेम है। सबसे ज्यादा मां भारती से प्रेम है। ओके, मोदी जी को दल से नहीं, देश से नहीं, आजकल दोस्त से प्रेम है। तो आपको भी अपने दोस्त से प्रेम होना चाहिए। दोस्त का मतलब देश वाला नहीं, देश वाला नहीं, वो ट्रंप वाला कह रहा हूं। हाँ, अब आप आइए इस पर। अरविंद केजरीवाल जी का व्यक्तिगत बहुत सम्मान। भाई, एक देश के राजनीतिक पार्टी के वो नेता हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। परिस्थितियां जो भी रही, जब भी वो बुरी परिस्थिति में रहे, जेल में गए, हम सब ने उनका साथ दिया और हम लोगों ने प्रयास किया कि एक यूनाइटेड फ्रंट बने जिसमें सपा और सभी देश के विपक्षी पार्टी जो है मिल करके भाजपा के जो भय, भ्रष्टाचार और डराने की जो राजनीति ईडी सीबीआई के द्वारा या छवि बिगाड़ो योजना जो मोदी जी चला रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं ध्वस्त किया जाए। क्या पता परिस्थिति क्यों ऐसी आई, जब जेल से वो निकले, दिल्ली और हरियाणा में चुनाव था, उन्होंने विड्रॉ कर लिया कि हम जो है आपके साथ नहीं रहेंगे। दिल्ली का नतीजा जनता के बीच स्पष्ट है। हमें भी अच्छा नहीं लगा, दिल्ली में भाजपा को नहीं आना चाहिए था। लेकिन जब चुनाव हम साथ लड़ते तो हो सकता था समीकरण अलग होता। अब बात आई है अभी पंजाब को लेकर के, आप लोगों ने बहुत लंबी चौड़ी चर्चा की। मैं कहता हूं, कौन सा टेस्ट वोस्ट की बात कर रहे थे आप लोग? कौन सा टेस्ट था भाई वो? प्रताप सिंह बाजवाई कह रहे थे कराने के लिए। प्रताप सिंह बाजवाई कह रहे थे। अच्छा, सुनिए ना, तो हमको लगा टेस्ट सीरीज की बात कर रहे हैं। अरे भाई, वो तो 2020 वाले हैं, वो तो रोज चलते हैं लेकर के एक पाव, तो उसमें कौन सा दिक्कत है? उनका वो व्यक्तिगत लेकिन है, मैं उन पर आक्षेप नहीं लगा रहा हूँ। हाँ, व्यक्तिगत जीवन में वो पर्सनल जीवन में कुछ भी करे, आप इतने करोड़ों लोगों के बीच में बोल रहे हैं, कोई भी कुछ भी करे, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं। लेकिन एक बात जरूर है कि जब भी सार्वजनिक जीवन में आप हैं, पब्लिक डोमेन में हैं, तो आपको उस मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए।
यहाँ बिना प्रमाण के आप एलिगेशन लगा रहे क्योंकि आपके पास कुछ काम दिखाने को है नहीं। इतने साल आपने काम किया पंजाब में, उसके नाम पे अंडा है आप। दूसरी बात, राहुल गांधी जी ने, आपने बताया कि राहुल गांधी जी ने कैसा साथ दिया। मैं भी आपको बता दूं कि जब राहुल गांधी जी की सदस्यता गई थी तो सबसे पहले मुखर होकर अरविंद केजरीवाल जी ने ये बात उठाई थी। जब कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज कर दिए थे भाजपा ने, तब भी अरविंद केजरीवाल जी ने ये बात उठाई थी। पर हमने देखा कि किस तरह की ओछी राजनीति कांग्रेस करती है। अभी उसका प्रमाण मिला कि एक बच्चे अगर आंदोलन कर रहे हैं, कह रहे हैं नहीं नहीं इनका आंदोलन नहीं होना चाहिए, सिर्फ एनएसयूआई आंदोलन कर सकती है, उन आंदोलन को क्रिटिसाइज कर रही है। ऐसी ओछी राजनीति वाले कभी भी देश का भला नहीं कर सकते, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको ध्यान होगा कि कैसे इन्होंने क्या बोला था आपने, एक और बोल दीजिए। हाँ, नहीं आप कुछ नहीं, मैं तथ्यों पे बोलूंगी। इन्होंने अभी एक दो बातें और, मतलब इन्होंने पंजाब का उदाहरण मैं आपको देती हूँ। पंजाब में इनकी लड़ाई क्या है? पंजाब में इनकी लड़ाई है सुरजीत सिंह रंधावा के बीच में, राजा वॉरिंग के बीच में, सिद्धू जी का पता नहीं पर उनके बीच में, चिरंजीत सिंह चन्नी के बीच में। सबको मुख्यमंत्री बनना है, काडर तो है ही नहीं। और कह रहे हैं कि दिल्ली में अगर हम साथ लड़े होते तो अच्छा होता, जीरो से क्या आता। नहीं सुनिए, रीजनल पार्टी को समाप्त करना चाहती है कांग्रेस पार्टी। जीरो से क्या बेहतर करते हैं दिल्ली में अगर हम साथ ले लेते। और बेशर्मी इतनी कि सचिन पायलट जी ने उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि 2025 का जीरो 2020 के जीरो से कैसे बेहतर है दिल्ली में। ये तो इनकी हालत है। दूसरा, इन्होंने वहां इनके पास, योर टेक ऑन राहुल गांधी? माई टेक ऑन राहुल गांधी हैज बीन वेरी क्लियर। उनको अपने आप को मजबूत करना है, उनको देश के मजबूत होने से फर्क नहीं पड़ता। कितनी उनकी रिलॉन्च पार्टी करनी है अभी कांग्रेस को मुझे नहीं पता, कितने उनको टेक ऑफ करनी है मुझे नहीं पता। किसी भी आम व्यक्ति को इतने टेक ऑफ करने के मौके नहीं मिलते। तो ये तो अब कांग्रेस को सोचना है, देश ज्यादा बड़ा है कि राहुल गांधी बड़ी है कि कांग्रेस बड़ी है। देखिए सच बात है, वो रिलॉन्च की बात कर रही हैं, तो हम लोगों ने तो देखा और वाकई दिल्ली की जनता ने उनको जो है मिसाइल पर चढ़ाकर मंगल ग्रह पर भेज दिया था। 67 सीट देना अरविंद केजरीवाल को कोई कम भरोसा नहीं किया था, लेकिन उन्होंने क्या किया इस दिल्ली की जनता के साथ? तो मंगल ग्रह पे भेज दिया। अच्छा, नहीं अब कहाँ है, किस ग्रह पर मुझे नहीं पता, क्यों दिखते हैं क्या किसी भी जनता के मुद्दों पर? कहीं भी जब बात आती है, नीट CBSE हो, कहीं भी आंदोलन की बात हो, पिछले दिल्ली में लगा था, अब ये मुझे नहीं पता है पंजाब में है कहाँ है, कहीं हैं लेकिन छुपे हुए हो। आखिरी राउंड है, आखिरी राउंड है। मैं निवेदन करूंगा, मैं बीजेपी और समाजवादी पार्टी से निवेदन करूंगा वो मंच पे जाए। चलिए आप प्रदीप भंडारी, इस बार शुरुआत आपसे करते हैं। क्या आपको लगता है कि अगली बंगाल के बाद यूपी पर आप लोगों की नजर है, लेकिन यूपी पे इस समय समाजवादी पार्टी को ऐसा लग रहा है लोकसभा जीतने के बाद कि उनका बड़ा मौका है? देखिए अमीश भाई, उत्तर प्रदेश के अंदर हम ऐतिहासिक बहुमत से आएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश जानता है कि समाजवादी पार्टी का शासन मतलब मुख्तार अंसारी का और अतीक अहमद का शासन। उत्तर प्रदेश जानता है कि जब समाजवादी पार्टी का शासन था तो समाजवादी पार्टी के शासनकाल में उत्तर प्रदेश की बहन बेटी सड़क पर घूम नहीं सकती थी कि कोई ना कोई समाजवादी पार्टी का जो गुंडा है वो उसके ऊपर अतिक्रमण करता है। अभी जाके असाद ने सूर्या चौहान को मारा था, समाजवादी पार्टी ने सूर्या चौहान ना उसके परिवार के पास एक भी बार नहीं गए जो लोग जाके धर्म देख के। इनके शासनकाल में ये आतंकवादियों के केस वापस ले लेते थे और ये प्रभु श्री राम के मंदिर की बात करते हैं कि अभी तक समाजवादी पार्टी के किसी भी व्यक्ति ने प्रभु श्री राम के मंदिर के दर्शन किए, अखिलेश यादव ने नहीं दर्शन किए। तो उत्तर प्रदेश आज सबसे तेज गति से ग्रो कर रहा है और उत्तर प्रदेश के अंदर वापस से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जी, मोदी जी और योगी जी का शासन आने वाला है। जी, अखिलेश यादव जी ने बोला आपसे कुछ देर पहले कि एसपी सरकार बनने पर फर्जी एनकाउंटर में एक्शन हम करेंगे। बीजेपी कहती है कि एनकाउंटर ही हमारी सबसे बड़ा एक्शन है और आप उसी पर एक्शन करने की बात कर रहे हैं। केवल अखिलेश यादव जी नहीं बोल रहे, उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट भी बोल रहा है। हाईकोर्ट कम से कम 4 बार ये टिप्पणी कर चुका है कि उत्तर प्रदेश में आकाओं को खुश करने के लिए पुलिस कानून का उल्लंघन कर रही है। और अभी पुलिस के ऊपर जुर्माना लगाया थोड़े दिन पहले ही, पिछले सप्ताह ही, अवैध हिरासत में रखने को पुलिस के ऊपर जुर्माना लगाया। जो ये बात कर रहे हैं, देखिए ये हाई कोर्ट का ही वो है, मेरे हाथ में कटिंग है ये, अगर आपके कैमरा पे दिखाई दे रही हो। हाई कोर्ट कह रहा है पुलिस का काम अपराधों की जांच करना है, जोड़ों का पीछा करना नहीं। और ये कहते हैं कानून व्यवस्था बहुत शांत होगी। कल की घटना है, आज के अखबार में छपी है, आज के अखबार में, हिस्ट्री सीटर के काफिले से टोल मांगने पर बवाल, कर्मी को पीटा। 35 गाड़ी टोल का बैरियर तोड़ के
निकल रही हैं, उन्होंने लेकिन रोका। ये आप पे तो गुंडा पिटाई- पार्टी का आरोप लगाते हैं कि अगर सपा का राज आएगा, सपाई आएंगे तो गुंडे आएंगे। अब मैंने थोड़ी देर पहले जवाब दिया था, हमारे नेता के खिलाफ एक मुकदमा भी दर्ज नहीं है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ 12 मुकदमे ओके, दर्ज जवाब थे। जवाब 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 तो किसे अपराधी माने? ओके, किसको जिसके अपराधी खिलाफ मानते हैं? मुकदमे जवाब दर्ज जवाब। हैं। करहल के अंदर एक दलित बच्ची ने समाजवादी पार्टी के लिए वोट नहीं दिया था। समाजवादी पार्टी के लोगों ने उस करहल के अंदर एक दलित बच्ची का रेप कर दिया था। उत्तर प्रदेश के अंदर डेटा यह कहता है कि सबसे ज्यादा महिलाओं के खिलाफ क्राइम में अगर कन्विक्शन रेट है तो अभी उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के अंदर है। समाजवादी पार्टी का मतलब परिवार, और इनको अतीक और मुख्तार के लोग चलाते हैं। याद करिए 2024 के अंदर किस तरीके से मुख्तार के भाई के वीडियोस वायरल हो रहे थे कि अब जब हम सत्ता में आ जाएंगे तो पुलिस को सबक सिखा देंगे। तो हम आश्वस्त हैं। इनसे मैं पूछना चाहता हूं, इन लोगों ने हिंदू ब्राह्मणों तक को वैश्या से कंपेयर करके गालियां बकी थी, तो जो जाके हिंदू ब्राह्मणों को गाली बके, जो जाके अभी तक प्रभु श्री राम के मंदिर के दर्शन नहीं करने जाए, जो दलित बच्ची का रेप कर दे क्योंकि वो सपा का वोट नहीं करे, वो उत्तर प्रदेश के खिलाफ और इसको लेकर बड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई। मैं क्यों पहुंचा उस बयान पे जिसका ये जिक्र कर रहे हैं, जो ये षड्यंत्र करते हैं, जो बीजेपी और आरएसएस की महारत है जिसमें कि ये झूठी खबरें फैलाकर दूसरे व्यक्ति को चरित्र हनन करते हैं। पर आपने माफी भी मांगी थी। मैंने माफ़ी किस बात के लिए मांगी थी वो भी बताऊंगा। उस पूरे बयान में मैंने एक भी शब्द ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं बोला था। ठीक है। और मैं किसी जाति के खिलाफ, किसी धर्म के खिलाफ कभी नहीं बोलता हूँ। षड्यंत्र इन्होंने किया मेरे, और ये हर डिबेट में बोलते हैं। ठीक है। तो कितने नहीं, थोड़ा जितना टाइम इन्हें दिया उतना टाइम मुझे दें। जितना षड्यंत्र ये करते हैं, चरित्र हनन ये करते हैं, आरोप ये लगाते हैं, और मेरे उस बयान के समर्थन में कम से कम 100 बड़े बड़े ब्राह्मणों ने, विद्वान ब्राह्मणों ने, जो सीनियर पत्रकार हैं देश के, उन्होंने मेरे समर्थन में लिखा है कि राजकुमार भाटी ने कुछ गलत नहीं कहा था। इन्होंने क्लिप काट के 12 मिनट के भाषण से 7 सेकंड की क्लिप काट के, मैं सुना देता हूं। 12 मिनट के भाषण से 7 सेकंड की क्लिप नहीं, मत सुनवाइए क्लिप, पूरा भाषण सुनवाइए अगर सुनना है तो। पूरी बात मैं बताऊंगा, मत सुनवाइए, गलत है, षड्यंत्र है। दूसरी बात आपने कहा मंदिर के दर्शन की बात इन्होंने कही। ठीक है, अब अखिलेश यादव जी ने, आखिरी 1 मिनट है। नहीं, मंदिर के दर्शन पे सुन लो आप। अखिलेश यादव जी ब्राह्मणों को वैश्या से कंपेयर करना गलत है। इनको माफी इफ और बट के बगैर मान लेनी चाहिए। यही सच्चाई है। अच्छा ठीक है, मैं कह रहा हूं ये विषय नहीं है, मुसलमान धर्म के अंदर ये विषय नहीं है। आप दोनों का धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस चर्चा में तमाम मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, ऑडियंस आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार ताली अपने लिए। तो फिलहाल आज के इस मेगा एडिशन में आज के लिए इतना ही। आपको मेरा नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। रिजिजू जी नमस्कार, कैसे हैं आप? अभी तो ठीक ही बोलना पड़ेगा। नहीं, ठीक ही लग रहे हैं, क्योंकि देखिए एक के बाद एक सांसद अपनी पार्टी छोड़ रहे हैं। एक ऐसी पार्टी में जुड़ गए हैं टीएमसी के सांसद जिसके अभी तक का एक नगर, जिसे कहते हैं ना, एक काउंसलर भी नहीं था। और आज शिवसेना उभाटा के भी 6 सांसद उन्होंने एनडीए में अपना विलय कर लिया, यानी शिंदे सेना में अपना विलय कर लिया है। हो क्या रहा है? आप तो ठीक ही होंगे, बहुत अच्छे होंगे, पार्लियामेंट्री अफेयर्स आप मिनिस्टर हैं, और आपका नंबर बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। इतना अच्छा माहौल है, आप कहां पॉलिटिकल बात करके माहौल खराब कर रहे हैं? तो ये सांसद सारे माहौल खराब करने के लिए आ रहे हैं या अच्छा करने के लिए आ रहे हैं? पार्लियामेंट में तो हमारे साथ लोग ज्यादा जुड़ेंगे तो हमको तो अच्छा लगेगा ही। ऐसी कौन सी फेविकोल आपने ले रखी है? मैं कोई फेविकोल की वकालत नहीं कर रहा है, ये फेविक्विक है कि सब आप ही के पास आके जुड़ रहे हैं? ऐसा नहीं है, वो अच्छा काम करेगा तो सब पसंद करते हैं। अब देखिए, अच्छा काम तो वाकई आपकी सरकार कर ही रही होगी, तीसरी बार रिपीट हो रही है। लेकिन क्या आपको लगता है कि पहली बार बंगाल जीता, टीएमसी टूट गई, सांसद विधायक ममता बनर्जी का साथ छोड़ गए हैं, क्यों? आपको मेजर कारण क्या लगता है? बीजेपी अच्छा काम कर रही है, वो अलग बात है, लेकिन अचानक विपक्ष का समाप्त होना क्या लोकतंत्र के लिए बेहतर है? ऐसा नहीं है, पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस होते हैं। इंडिया सब मालूम है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, यहाँ चुनाव होते हैं, और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में कोई चीज़ फिक्स नहीं होता है। वो तो कभी जीतेगा, कभी हारेगा,
कभी यहाँ जाएगा, कभी वहाँ जाएगा। यहाँ कोई मिलिट्री रूल तो है नहीं। जहाँ मिलिट्री रूल डिक्टेटरशिप होता है तो वहाँ एक जगह में बैठते हैं। डेमोक्रेसी में कोई किसी को बांध के नहीं रख सकते हैं। जो इच्छा है, इंडिविजुअल मेंबर्स का अपना इच्छा होता है, लोगों का अपना इच्छा होता है, उनके हिसाब से जो तय करते हैं, आप उसको किसी एक जगह में जबरदस्त रख नहीं सकते हैं। और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, कोई बच्चे तो है नहीं, अपने विवेक से काम करते हैं, तो उसमें कोई उसको सवाल उठाना ठीक है, क्यों किया है पूछ सकते हैं, मगर रोक नहीं सकते आप। वैसे आज बहुत सारे कलाकारों को भी यहाँ पे जुड़ना है, बड़े सारे बॉलीवुड एक्टर भी आएंगे इधर। एक गाना है ऋतिक रोशन की फिल्म का, मैं यहाँ चला मैं वहाँ चला, मैं जहाँ जाने कहाँ चला, लेकिन आज के पॉलिटिकल सिनेरियो में फिट होता है, मैं सिर्फ यहाँ ही चला, यानी आपकी तरफ ही चला। अच्छा है ना, तो हमारे पास और लोग जुड़ रहे हैं। लेकिन संजय राउत का एक बहुत सनसनीखेज दावा है। उन्होंने क्या बोला, मैं उस पर बाद में आऊंगा। उन्होंने बोला कि 15-15 करोड़ रुपए का ऑफर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने और एनडीए ने, और मतलब बेसिकली उन्होंने एनडीए पे आरोप लगाया है कि 15-15 करोड़ का ऑफर दिया है और उसी ऑफर को लेकर वो आ रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये तो उनका आदत है कहने का। हम लोग इस तरह से पैसे लेन देन से राजनीति नहीं करते, हम लोग अच्छा काम करते हैं। पैसे से अगर राजनीति कर रहे तो सबसे अमीर आदमी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। यहाँ तो हमारा जो पद्धति है उसमें हम पैसे का राजनीति नहीं करते हैं। हमारा सिद्धांत है, हमारा प्रिंसिपल है, अच्छा काम करें, हमारा आइडियोलॉजी में चले, जो जुड़ना है हमारे साथ जुड़ सकते हैं। लेकिन पैसा दे करके खरीदना आपने कभी सुना नहीं होगा। हम लोगों ने जिंदगी में इतना चुनाव लड़ा है, हम लोग कभी पैसे दे करके चुनाव नहीं लड़ते हैं। एक दौर था, आप अटल जी के साथ भी आपने काम किया, अटल जी की सरकार 1 वोट से गिर गई थी। आज का दौर है जहां ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ताकतवर है, और आपने खुद बोला कि हम अच्छा काम कर रहे हैं तो सब विपक्ष के लोग भी अट्रैक्टेड हो रहे हैं। क्या आपको लगता है कि दौर बदल गया है? आज की बीजेपी और पुरानी बीजेपी में फर्क था? क्या कहना चाहते हैं? आपने अटल जी का शासन भी देखा, मोदी जी का शासन भी आप देख रहे हैं। नहीं, मैंने अटल जी का साथ में भी काम किया, मोदी जी का साथ तभी मैंने में सवाल भी पूछा। काम किया। समय बदल गया ना, पार्टी वही है। जब वक्त बदलता है तो परिस्थिति भी बदलती है। उस समय कोई सोशल मीडिया नहीं था, टेलीविजन मुश्किल से 4-5 चैनल थे, उसके बाद में काम करने का कार्यशैली, पद्धति सब अपना एक उस समय का अलग था। आज का परिस्थिति में अलग हो गई। जब मैं पहले बार चुन के आए तो आज के 50% लोग तो पैदा भी नहीं हुए। तो आज हम लोग राजनीति में आने के बाद, मैं पार्लियामेंट लोकसभा एमपी बनने के बाद आधा से ज्यादा नए जन्म लिए, तो उनका तो पूरा आउटलुक चेंज हो गए। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम वैसे ही काम करें जो अटल जी के समय में काम करते थे? समय के साथ चलना होता है। और आज तो डिजिटल दुनिया में हम लोग भी स्पीड मेंटेन करना पड़ता है। तो अगर हम नहीं बदलेंगे समय के साथ, तो हमको ही बदल देंगे लोग। तो समय के साथ हमको भी बदलना होता है। लेकिन संजय राउत का आपने ऐसा हाल कर दिया कि वो गालियां निकाल रहे हैं, और मैं ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा। आपने शायद वो वीडियो रिकॉर्डिंग देखी होगी जिसमें उन्होंने पत्रकारों के सामने बाकायदा गालियां निकाली हैं। वो तो आपके कुछ पत्रकार साथी आए थे, मैंने बोला कि हम लोग तो टिप्पणी नहीं करेंगे ऐसे चीजों में। उनको मैंने राज्यसभा में देखा है, संजय राउत राज्यसभा का एमपी है। मैं देखता हूं कभी कभी भाषण करते हैं तो उनका गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। हम मोटे मोटे सबको बताते हैं कि सभ्य भाषा, एक सिविलाइज्ड लैंग्वेज का सबको पालन करना चाहिए। पब्लिक डिस्कोर्स में हम कैसे व्यवहार करते हैं, लोग उसको देखते हैं। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि मेरी पार्टी के सांसद ही छीन लिए, मैं क्या करूं, मेरे पास ऑप्शन ही नहीं कोई बचा। तो उसका मतलब थोड़ी ना गाली देना होता है। वो गाली देने से तो सुधर नहीं जाएगा ना, पर उनका ये काम सुधरो ये ना। आप लोगों पे भी तो सवाल खड़ा होता है कि आपने क्या हाल कर दिया उनका, वो पब्लिकली गाली निकाल रहे हैं। और उनके एमपी उनको छोड़ रहा है तो हमसे क्या लेना देना उसमें? वो बीजेपी में थोड़ी ज्वाइन हो रहे हैं। आप भोले लगते हैं, उतने भोले हैं नहीं। सवाल नहीं है, वो बीजेपी में थोड़ी ज्वाइन हो रहे हैं। हाँ, मतलब एनडीए के साथ ही हो रहा है। तो कहीं हो रहा है तो उनके बीच में, दो लोगों का बीच में, दो पार्टी के बीच में जो बातचीत होते हैं, मैं बीच में कैसे उसमें हस्तक्षेप करूं? ये कोई बात नहीं हुआ।
चलिए आप पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं और एक सवाल आपसे पूछना बनता है कि ऐसा क्या बड़ा आप लोग करने जा रहे हो कि जिसके लिए 2/3 बहुमत की तरफ बीजेपी एनडीए आगे बढ़ रहा है? 2029 से पहले देश में क्या बड़ा होने जा रहा है, या फिर कहें इस मॉनसून सेशन में देश में क्या बड़ा होने जा रहा है? देखिए, पार्लियामेंट में कौन सा बिल लाने जा रहा है उसका तो मैं अभी बोल नहीं सकता हूं, और जब कैबिनेट में हम लोग पारित करेंगे तभी हम जनता के सामने में मुद्दा ला सकते हैं। लेकिन एक बात तो मैं जरूर बताना चाहूंगा, जब महिलाओं को आरक्षण देने वाला बिल पारित नहीं हो पाया, बिल तो पारित किया लेकिन इंप्लीमेंटेशन करने के लिए जो संशोधन था, तो मुझे बहुत दुख लगा, क्योंकि हम लोग ने कमिटमेंट दिया हुआ है कि लोकसभा में और असेंबलीज में 33% महिलाओं को आरक्षण देना चाहिए। ये जो परिसीमन बिल भी उसी के साथ अभी देखिए टोटल एमपी, वुमेन एमपी कितना है आज के दिन में? बहुत कम है। पार्लियामेंट में पूरा डोमिनेशन किसका है? मेल का है। आज जैसे आपके यहां में तो बहुत महिलाएं दिखाई दे रहे हैं। पार्लियामेंट में हम चाहते हैं कि कम से कम 33% अगर महिलाएं बैठेंगे, वो तो रिजर्व होना चाहिए, उसके बाद में और भी चुन के आएंगे तो 50% से भी ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन जब बिल को गिराया गया तो मैं तो उसी समय कहा, प्रधानमंत्री जी थे उस समय, हमारे सारे सबके सामने मैंने कहा कि ये बिल जो गिराया है हम लोग इसका बदला लेंगे, और तो उसी का बदला लेने की तैयारी है। बदला मतलब हम जो हमारा बिल को गिराया पार्लियामेंट में, उसका बदला मतलब हम एक दिन जरूर पारित करेंगे। ये कमिटमेंट है। प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है, हमने पार्लियामेंट में भी कहा है कि हम पार्लियामेंट और असेंबली में 33% वुमेन रिजर्वेशन तो हम क्या माने, परिसीमन और वुमेन रिजर्वेशन बिल दोबारा जुलाई के मॉनसून सेशन में आएगा और 2/3 बहुमत की तैयारी इसलिए है? देखिए, अभी कैबिनेट में कोई हम लोगों ने चर्चा नहीं किया है, तो कब लाने जा रहा है वो तो मैं नहीं बता सकता। पर 2/3 बहुमत की तरफ तो एनडीए आगे बढ़ रहा है। संवैधानिक बदलाव है तो 2/3 चाहिए। अब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, उसी की तरफ आगे बढ़ रहा है ना, मतलब जो नंबर्स दिखाई दे रहे हैं हमें। देखिए, राज्यसभा में 7 आम आदमी पार्टी के सांसदों ने ज्वाइन किया, लोकसभा के अंदर 20 से 21 टीएमसी के सांसद ज्वाइन कर रहे हैं, आज 6 से 7 उबाटा के शिवसेना यूबीडी के सांसद ज्वाइन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उस समय भी मैंने पार्लियामेंट में भी कहा है कि जब बिल का चर्चा हो रही थी तो कई एमपीज मुझे आके कहा है कि हम लोग समर्थन करना चाहते हैं, लेकिन उनके लीडर जो है मना कर रहे हैं। कांग्रेस के कम से कम 7-8 एमपी मेरे पास में आए कि राहुल गांधी ने मना किया हुआ है कि इस बिल का विरोध करना है। वो दिल से तो समर्थन करते हैं। अब आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के भी 7-8 एमपी आए, तो कांग्रेस के कितने जाने वाले हैं, ये खुलासा तो कर जाइए। नहीं, ऐसे मैं किसी के अंदर का तो बात नहीं कर सकता हूं, लेकिन मेरा इतना कहना है कि अपने विवेक से अगर काम करेंगे तो महिलाओं का कोई भी विरोध नहीं करेंगे, लेकिन उनके पार्टी के नेता विरोध करते हैं तो वो मजबूर होते हैं। तो अगर उससे लोग बाहर आते हैं तो हमारा क्या आपत्ति है? जी, मेरा इतना ही कहना है। अब ओम प्रकाश राजभर भी एक एनडीए के घटक दल है, वो कह रहे हैं समाजवादी पार्टी टूटने वाली है। नहीं, इतना भविष्यवाणी करना ठीक नहीं। उन्होंने ही बोला है। अब मुझे नहीं मालूम उसका। अच्छा, एक सवाल, राहुल गांधी ने कहा है कि हम 2024 का चुनाव हम हारे नहीं हैं, 2029 का चुनाव हम जीत चुके हैं। तो 2029 में चुनाव कराएंगे या फिर राहुल जी को सत्ता सौंप देंगे? हार जीत हमारे हाथ में तो है नहीं, जनता के हाथ में है। कहने से क्या होता है? जी बिल्कुल। आखिरी सवाल, देखिए ये अमृत रत्न है, तो एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा चलते चलते, आपकी राय में देश का अमृत रत्न कौन है? आपकी राय में देश में कई अमृत रत्न है, एक दो गिन करके बताने का कोई संभावना नहीं है। इतना बड़ा देश है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सबसे बड़ा देश है, सबसे ज्यादा जनसंख्या है, तो लाखों लोग ऐसे हैं जो मिलकर देश बिल्कुल। लेकिन फिर भी अगर आप वाकई देश का अमृत रत्न किसको मानते हैं? देश की सेना को मानते हैं, देश के किसानों को मानते हैं, मजदूरों को मानते हैं, खिलाड़ियों को मानते हैं, किसको मानते हैं? ऐसा कहना ठीक नहीं है। मैं विशेष करके एक मंत्री हूं, मैं किसी एक को मैं कह नहीं सकता हूं। देखो, सबका योगदान होता है। समाज तो एक आदमी और एक जाति, एक धर्म से तो नहीं होते हैं, सब मिलके बनाते हैं। लेकिन जो भी हो, मैं आपका न्यूज़ 18 इंडिया को मैं बधाई देता हूं, आप लोगों ने ये अच्छा किया। मैंने देखा है बहुत ही रिनाउंड पर्सनालिटीज लोग मिलकर के चयन किया है,
और अमृत रत्न अवार्ड आप लोग दे रहे हैं। मुझे तो अभी नाम मालूम नहीं किसको आप देंगे, लेकिन मैं बता देता हूं। और जो आप लोगों ने चयन करने का जो प्रक्रिया अपनाया है बहुत ऑथेंटिक है और बहुत इसका स्टैंडर्ड है, ये बहुत अच्छी बात है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।